अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 8। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपकी बुक के पेज 69 पे है। वो कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स एच आई ऑफ अ ग्रुप जी फॉर आई बिलोंग टू जेड प्लस इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब इससे पहले कि मैं ये कराऊं, मैं आपको फिर रिकॉल करा लूं कि सब ग्रुप चेक करने का तरीका आना चाहिए। उसमें अगर ना पता लगा तो इसका कुछ पता नहीं चलना, मैं जितनी मर्जी मेहनत करा दूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। और वो क्या तरीका था, वो लेक्चर नंबर 5 में था, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि जब आपको एक सबसेट दिया होता है किसी ग्रुप का, उसमें से दो एलिमेंट्स पिक करते हैं ए बी और प्रूव करते हैं ए टाइम्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू दैट सेट, या फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू दैट सेट, तो वो सेट जो होता है सब ग्रुप बन जाता है ग्रुप का। ठीक है जी, यानी कि वो खुद भी ग्रुप बन जाता है। और बकायदा ये मैंने प्रूफ करवाया हुआ है, ऐसी मैं हवाई बात नहीं की, मैंने बकायदा मैंने प्रूफ करवाया हुआ है लेक्चर नंबर 5 में। वही यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने सब ग्रुप प्रूफ करना है। किसको करना है वो तब समझेंगे, लेकिन सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब वो कहता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, दो सेट होते हैं, तीन सेट होते हैं। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो सारों में होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट सेट थ्योरी भी है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सेट थ्योरी है कि जी तीन चार सेट हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। अब वो कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। एक जी है और ग्रुप है यानी कि जी, उसके कई सब ग्रुप्स हैं। आई जो है जेड प्लस पे जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वो कहता है कि इनकी जो इंटरसेक्शन होगी, अगर तो एक ही सब ग्रुप है फिर तो खैर क्या ही कहना, वो तो फिर बन गया सब ग्रुप, वो तो खुद ही सब ग्रुप है। लेकिन अगर दो हैं, यानी कि आई टू है, एक H1 है एक H2 है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी सब ग्रुप होगा। अगर I3 है तो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 ये भी सब ग्रुप होगा। ये क्वेश्चन असल में, तो आई कुछ भी हो सकता है, हम आई ही चलाएंगे इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट कि जी ये नहीं, ये 1 है कि 2 है कि 3 है, इसको ऐसे ही चलाएंगे। पहली बात है कि इसको एक्सेप्ट करें। ये कहता है कि ये कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी है। ये जितने भी सब ग्रुप हो सकते हैं ना जी की, उसकी कलेक्शन है। हो सकता है I1 हो, 2 हो, 3 हो, फाइनाइट होगा। फिर वो कहता है देन वी हैव टू शो दैट जो इंटरसेक्शन बनती है ना, इन सब के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सारे सब ग्रुप्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि आई बिलोंग टू जेड प्लस, यानी इंटरसेक्शन। ये एक तो खैर बहुत ही खैर कहना चाहिए ट्रिवियल केस कहना चाहिए, या मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केस कहना चाहिए, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम दो तो हो, मतलब कि ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, सबकी इंटरसेक्शन हो रही है, तो वो कहता है वो भी सब ग्रुप होगा। करना यही है कि आपने ये वाला जो सेट है ना, कौन सा सेट वाला, जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सारे सब ग्रुप्स के, फिर सुन ले, वो वाला सेट जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सारे सब ग्रुप्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ जी, उसमें से दो एलिमेंट पिक करें। अब सीधी सी बात है, जब ये इंटरसेक्शन में से आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होते हैं जो हर सेट में होते हैं। यहाँ मेरी मुराद है हर एच आई में होते हैं, यानी H1 H2 H3 जहां तक ये जा रहा है हर एच आई में होते हैं। तो जब ये हर एच आई में होंगे तो जाहिर बात है फिर ये लिखा जा सकता है। फिर सुन ले, मैंने दो एलिमेंट्स पिक किए हैं, इंटरसेक्शन में से पिक किए हैं। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो हर एच आई में होंगे, तो वो ये केस बनता है। ठीक है जी। और एच आई तो आपको पता ही है ना कि ये तो पहले सब ग्रुप है, तो जब ए भी एच आई में आ रहा है तो ए बी इनवर्स भी तो उसी में जाएगा। और यहाँ पे देखते जाए, आई लगातार वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, आई पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अब ए बी इनवर्स एच आई में क्यों चला गया? क्योंकि हर एच आई सब ग्रुप है। और जब ए बी इनवर्स हर एच आई में चला गया है तो जाहिर बात है उसकी इंटरसेक्शन में भी चला गया। अब आपको लग रहा होगा सर कितना स्पीड में गए हैं, लेकिन मैं ये बताऊं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको सिर्फ इतना पता हो, दो चीजें पता हो कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नंबर 1, और दूसरा ये पता हो कि सब ग्रुप चेक करने का तरीका क्या है। दो एलिमेंट्स पिक करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जा रहा है, ये है। अब यहाँ पे कैसे चला गया? यहाँ पे इसलिए चला गया कि आपने दो एलिमेंट्स पिक किए इसमें से। ये क्या, इसमें से क्या मुराद है? यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो हर सेट में हो, या इस केस में हर सब ग्रुप में हो। जब हर सब ग्रुप में होंगे तो जाहिर बात है ए बी जो है हर सब ग्रुप में होगा, हर एच आई में होगा। जब हर एच आई में होगा, हर एच आई जो है क्या है? सब ग्रुप है। तो फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड भी उसमें होगा, बिकॉज ईच एच आई इज अ सब ग्रुप। तो जब हर एच आई में एक चीज मौजूद है तो जाहिर बात है उसकी इंटरसेक्शन में भी तो होगी ना। तो ए बी इनवर्स चला गया, इंटरसेक्शन ऑफ एच आई, आई बिलोंग टू जेड प्लस। तो कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था। प्रूफ क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसकी इंटरसेक्शन में भी जा रहा है, मतलब इसी में जा रहा है।
दो एलिमेंट्स यहां से पिक किए और फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स सेकंड उसमें चला गया, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है जो कि लिखा नहीं हुआ। इससे क्या पता लगता है, इससे गुड न्यूज आ जाती है, ये इससे ये पता लगता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एच आई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी। और मुझे याद पड़ता है जब मैंने ये 20 ईयर्स अगो पढ़ाया था, तब खाम खा करना एक बहस शुरू हो गई थी। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पूछना चाहिए, लेकिन बिला वजह कोर्स को मुश्किल नहीं करना चाहिए। उसमें स्टूडेंट्स ने कुछ ने कहा था और अड़ गए थे, सर यूनियन भी होता है, यूनियन करेंगे तो वो भी होगा। भाई यूनियन हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल करें। यूनियन में देखें, आप अगर यहाँ पे लिखें यूनियन, यूनियन में तो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स आते हैं जरूरी नहीं कि हर सेट में से आ रहे हो, वो तो सारे एलिमेंट्स हैं ना जो सारों में मौजूद है, जरूरी नहीं कि हर सेट में से आ रहे हो। अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप कर ही नहीं सकते, यही मामला खत्म हो जाता है। ए बी अगर आप कहते हैं जी यूनियन ऑफ एच आई, ध्यान से सुने, ये बात समझनी जरूरी है कि पूछ भी सकते हैं आपसे कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स होता है आपके पास, सब ग्रुप नहीं होता। अगर आप कहते हैं जी ए बी एलिमेंट्स हैं जो कि यूनियन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लिख नहीं सकते। हो सकता है ए जो है H1 में से आ रहा हो, बी जो है H2 में से आ रहा हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात। हो सकता है ए H1 में से आ रहा हो, बी H2 में से आ रहा हो, तो यूनियन में तो चला जाएगा, यूनियन में तो चले जाएंगे। तो अगर ए जो है H1 में से आ रहा है, बी जो है H2 में से आ रहा है, तो मैं कहीं से भी नहीं कह सकता जी ए बी इनवर्स H1 को बिलोंग करता है या ए बी इनवर्स H2 को बिलोंग करता है। ना ए बी इनवर्स H1 को बिलोंग करेगा, ना ए बी इनवर्स H2 को बिलोंग करेगा, और ना ही ए बी इनवर्स उनकी यूनियन को बिलोंग करेगा। ले, मैंने रीजन दे दी है, ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने रीजन दी है। इन शॉर्ट यही है कि इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप कर ही नहीं सकते अगर यहाँ पे यूनियन हो। इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया जी वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। अब ये आपको शायद अजीब सा टॉपिक लग रहा होगा जी, ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये वेक्टर कहाँ से आ गए। मैं एक चीज आपको बताऊं, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा मसला क्या होता है, बेशक समझ भी आ जाए, खासकर मैंने जब इस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना जो मेरे से एज में भी ज्यादा है, मतलब है कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद देखिए एज में मुझसे ज्यादा है, एक क्वेश्चन करते हैं सर इसकी एप्लीकेशन क्या है, और मेरा पहला जवाब होता है कि भाई आप बेसिक तो समझें, फिर एप्लीकेशन आपको सामने नजर आएगी। अब यकीन करें, हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ाया गया हमें, ये नहीं कि बुरा पढ़ाया गया। अगले सेमेस्टर में चले गए तो क्वेश्चन हुआ, आप लोगों ने ऑर्थोगोनल ग्रुप्स पढ़े हैं? हमने कहा जी नहीं पढ़े। हालांकि कई बार मैंने वही कहा है कि जब टीचर्स इस तरह की बात किया करें तो टीचर से पूछे करें सर इसका कोई और नाम तो नहीं है। ऑर्थोगोनल ग्रुप भी होता है, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ही होता है, लेकिन उसके अंदर होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब जारी बात है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपको पता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है, फिर तो कोई मसला नहीं है। नहीं पता तो फिर इशू हो जाता है। तो पूछ लेना चाहिए कि सर ये किसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है हमने कहा सर नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ऑर्थोगोनल ग्रुप की टर्मिनोलॉजी नहीं बताई गई थी। अब जो मैंने ये लेक्चर तैयार किया हुआ है ना, सिर्फ ये बताने के लिए कि कहीं आपको ऑर्थोगोनल ग्रुप से पाला पड़ जाता है या कोई पूछता है जी ऑर्थोगोनल ग्रुप्स पढ़े तो आपको मालूम हो, उससे पहले मुझे कुछ बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी। अगर वो क्वेश्चन कराना है वो तो यकीन करें मैं 2 मिनट में करा दूंगा, 2 मिनट में कराऊंगा, फिर सोचते रहेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब ये बताएं कि सीधी सी बात है, टाइम कंस्ट्रेंट होती है, आपको भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टीचर्स के ऊपर भी जरा टाइम कंस्ट्रेंट होती है, तो एप्लीकेशन कराना इतना आसान नहीं होता। हाँ, इतनी बैकग्राउंड अगर टीचर बना ले तो आपकी भी जिम्मेदारी कि एप्लीकेशन खुद एक्सप्लोर करें, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, टीचर तो गाइड कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जरा आपको कराने लगा हूँ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस, उनकी रोटेशन के बारे में बात करेंगे, वेक्टर नोटेशन के बारे में बात करेंगे। रोटेशन कह रहा हूँ, नोटेशन नहीं कह रहा, रोटेशन, घुमाना उनको, फिर आपको एप्लीकेशन पता लग जाएगी। वरना क्वेश्चन तो 2 मिनट का होना था और आप ये कहते हैं अच्छा जी क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, और क्वेश्चन क्या होगा, सब ग्रुप का ही होगा। बहरहाल वो तो हम करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज आपके पास आ रही है ना, ये है जी वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। अब वो कहता है एनी वेक्टर इन 2 डायमेंशंस कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू xi प्लस yj। देखें जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने E1 लिखा हुआ था, यहाँ पे E2 लिखा हुआ था, ये वही ij। अब मुझे नहीं पता वो नोटेशन चल रही है, कितनों को पता है कितनों को नहीं पता, इसलिए मैं अब यहाँ पे i और j लिख रहा हूँ। ये नोटेशन भी बहुत पॉपुलर है, या ये कहना चाहिए कॉमन है, ये भी चलती है। जब मतलब है कि वेक्टर्स पढ़ाते हैं तो ये नोटेशन चल रही होती है कि i जो होता है वो होता है जी यूनिट वेक्टर लॉन्ग x एक्सिस, वैसे ये 1 0 होता है। j जो होता है ये होता है यूनिट वेक्टर लॉन्ग y एक्सिस, वैसे ये 0 1 होता है। अब वो कहता है कंसीडर द डायग्राम शोइंग i j। वैसे तो आपको पता है जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है कि ये बेसिस होते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्पैन करते हैं, कोई वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। लेकिन जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी हुई, हालांकि इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा तो इसका प्रीरेक्विजिट है,
जिन्होंने ये नई चीज पढ़ी हुई वो फिर तंग पड़ेंगे, इसलिए मैं जनरल तौर पे बताने लगा हूँ, ध्यान से सुन ले, अब की पॉइंट बताने लगा हूँ, पूरी तवज्जो से सुने। मैं बताने लगा हूँ कोई भी वेक्टर जो होगा ना ओपी टू डायमेंशनल में आई और जे के सम के तौर पे लिखा जा सकता है, या लीनियर सम के तौर पे, यानी आई को मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं, जे को मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं, एड अप करूं तो ओपी बन जाएगा। मैंने बहुत सिंपल बताया ये। आगे चलते हैं, ये लें जी। अब वो कहता है जी कि ये जी ओपी वेक्टर है, ये है जी, ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओपी वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंडिंग एट एक्स वाई। ये है जी आई साहब जो ओरिजिन से स्टार्ट होके तो 10 पे एंड हो रहे हैं। आपको पता है ये क्योंकि एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर तो आपके पास जो है एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और इसकी लॉजिक रटा नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट आपको हाइट दे रहा होता है, हाइट दे रहा होता है वाई कोऑर्डिनेट आपको। ये देखें, ये वाई लिखा हुआ ना, ये है जी वाई, हाइट दे रहा होता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। और जारी बात है एक्स एक्सिस की हाइट अपने साथ ही क्या होगी, 0, इसलिए उसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट x0 है, ये 1 0 है, ठीक हो गया जी। अब आए जी वाई एक्सिस के ऊपर, ये आपके पास है 0 1, इस पे थ्रू आउट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। रीजन है कि एक्स कोऑर्डिनेट देखें, ये एक्स है ना, ये होता है, डिस्टेंस दे रहा होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होगा, 0 होगा, तो ये चीज आपके पास बनती है। ये है जी ओपी साहब, जो कि ये इसको लिखा हुआ है ओ ए प्लस ए पी। ये देखें, ओ से लेके ए तक, ए से लेके पी तक, असल में ओ पी रिजल्टेंट वेक्टर है, डायरेक्ट ओ से पी पे जा रहा है। ये ओ ए और ए पी उसके कंपोनेंट्स हैं, पहले ओ से ए पे गया, फिर ए से पी पे गया, ये चीज हो गई। अब देखें, ये वेक्टर्स है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक वेक्टर थ्योरी है, मैं इतनी कराऊंगा जितनी आपको यहाँ से पता लग जाए। अब वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, वेक्टर निकालने का तरीका होता है, देखिए अब वो वाली बात है ना, मैं वेक्टर एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है, अगर आपको इनिशियल पॉइंट बताओ, टर्मिनल पॉइंट बताओ, यानी कि इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट जहां पे एंड हो रहा है, तो हम ये करते होते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना इनिशियल पॉइंट के, उनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्मिनल पॉइंट। यानी कि x - 0 ये किया हुआ है, y - 0, ये 0 0 किसके हैं, ओरिजिन के, एक्स वाई आ गया। ये है जी ओपी जो एक्स वाई के बराबर है, ये वाली चीज है, ये लिखी हुई है x0 जो कि o से लेके a तक है, ये x0 है, o से लेके y तक ये AP है, ये AP है, ठीक है जी। मतलब है कि हाँ, ये देख लें, अगर ये नहीं पता लग रहा तो ये किया जा सकता है। AP मैंने कहा था जी x - x, वो आ जाएगा 0, y - 0 ये आ जाएगा y, ये चीज आपके पास आ गई। अब देख लें, इन दोनों को ऐड करके यही आता है ना, x + 0 x, 0 + y y। अब यहाँ पे देख लें, एक चीज देखें, ध्यान में रखें कि आपके पास वेक्टर्स भी मैट्रिसेस ही होती हैं, ये स्पेशल मैट्रिसेस होती हैं जिनमें या तो एक रो होती है, एक कॉलम होता है। तो मैट्रिसेस में से क्योंकि आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा x, ये 1 0, यहाँ से y कॉमन निकाल लें, यहाँ से 0 1। तो अब ये जो चीज आपके पास बनती है ना, ये है जी यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, ये बनता है यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। इसको लिखेंगे i, इसको लिखेंगे j, ये है जी i, ये है जी j। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कोई भी टू डायमेंशनल में वेक्टर जो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब सम किसका, आई जे का, यानी आई को मैंने किसी से चीज से मल्टीप्लाई किया, जे को किसी से किया, एड अप किया तो ये बन गया। और यहाँ पे किससे किया मल्टीप्लाई, एक्स तो देखा जाए तो उसका एक्स कंपोनेंट था ओपी का, और वाई जो देखा जाए तो वाई कंपोनेंट था ओपी का। आई को एक्स से किया है, जे को वाई से किया, एड अप किया तो ओपी आ गया। और यहाँ पे देख लें, ऐसे नहीं आया, ये बकायदा प्रूफ किया। हाँ, अब आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है, यहाँ पे देख लें, ये ऊपर से मैं बाद में बढ़ता हूँ, यहाँ से देख लें, ये ठहरा जी एक्स एक्सिस, इसको मैंने काउंटर क्लॉकवाइज, ये ध्यान से देखें, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया है और नई पोजीशन है ओ एक्स डैश। ये ठहरा जी आपका वाई एक्सिस, जारी बात है ये भी घूम गया, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज घूमा है और नई पोजीशन है ओ वाई डैश। अब इसके अंदर एक पॉइंट पी ले लें, ये समझ लें क्योंकि ये सारी चीजें अगली स्लाइड पे हैं, क्लियर डायग्राम से हो रही हैं, मैं वापस नहीं आ सकूंगा, एरर हो जाता है, यहीं से समझ लें। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी की दो रिप्रेजेंटेशंस होंगी, एक होगी ओल्ड सिस्टम में, एक होगी न्यू सिस्टम में। ओल्ड सिस्टम है ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, न्यू सिस्टम वो भी वही है, लेकिन वो है एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक है जी। अब ये एक्स क्या चीज है, ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने ओल्ड सिस्टम में देखना है तो ये एक्स जो है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, वाई क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस देता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। स्मॉल एक्स कहां से डिस्टेंस दे रहा है, वाई एक्सिस से, स्मॉल वाई कहां से डिस्टेंस दे रहा है, एक्स एक्सिस से। अब इसी तरह से जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, जब आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, वो है जी एक्स डैश वाई डैश। अब यहां पे देख लें, ये है जी एक्स डैश,
ये भी वही चीज है, ये एक तरह से नया एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि आपको डिस्टेंस दे रहा है नए वाई एक्सिस से, यानी कि वाई डैश एक्सिस से। इसी तरह से ये आपके पास नया वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपको डिस्टेंस दे रहा है नए एक्स एक्सिस से, यानी कि एक्स डैश एक्सिस से। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंसीडर अ रोटेशन ऑफ द एक्सिस अबाउट द ओरिजिन, यूं पखा चल पे आ बैरल एज शोन बिलो। अब देखें जो सारा मैंने जुबानी बोला है ना, ये अगली स्लाइड पे अब वहां चलते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है जी एक्सिस आर रोटेटेड, ठीक है जी, थ्रू एन एंगल थीटा, देन एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन हैज टू रिप्रेजेंटेशंस एक्स वाई इन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक्स डैश वाई डैश इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ द वन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक्स डैश एंड वाई डैश ऑफ द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या इनका आपस में कोई लिंक हो सकता है? अब वो कहता है कंसीडर द वेक्टर ओपी विच इज गिवन बाय, ये तो किया था ना प्रूफ। अब ये देख लें, ये आपने प्रूफ किया था, ये था जी ओल्ड सिस्टम में लिखा हुआ है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी होगी जो होगी एक्स डैश वाई डैश, वो होगी एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश। अब ये आप कहेंगे जी आई डैश जे डैश के आ गए, ये भी यूनिट वेक्टर्स ही हैं, लेकिन जो नए वाले एक्सिस है ना, नया वाला एक्स एक्सिस, नया वाला वाई एक्सिस उसके लॉन्ग है, नया वाला ओ एक्स डैश, नया वाला ओ वाई डैश उसके लॉन्ग है। यूं कर लें, यही आई रोटेट होके जब मतलब कि घूम गया, यूं समझ लें कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। और एक चीज दिमाग में रख लें, जब यूनिट वेक्टर घूमता है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन बदलती है। डायरेक्शन बदली है तो आई डैश बन गया। इसी तरह से ये था आपके पास यूनिट वेक्टर लॉन्ग द वाई एक्सिस, ये भी जब घूम गया है तो जो नया वाला है वो जे डैश है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई है लेकिन लेंथ चेंज नहीं हुई है। तो जो नए एक्सिस है उसके लॉन्ग के आपके पास आ गए यूनिट वेक्टर्स आई डैश जे डैश। और जैसे ओल्ड सिस्टम में ये लिखा जा सकता है, नए सिस्टम में भी डेफिनेटली ये लिखा जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो वेक्टर वही है लेकिन इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, तो ये चीज आपके पास है। तो जैसे ये ड्राइव किया था वैसे ही लॉजिक इसकी बनती है, यानी कि इन शॉर्ट समझ लेंगे ये एक सिस्टम है, उसमें ऐसे लिखा गया है। और कैसे लिखा गया है, जो यूनिट वेक्टर्स थे आपके पास, ध्यान से सुन लें, ये था जी यूनिट वेक्टर लॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट से हिट किया, ये था यूनिट वेक्टर लॉन्ग द वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट से हिट किया, ऐड किया, वो बन गया। सिमिलरली यहाँ पे है, ये है जी यूनिट वेक्टर लॉन्ग द न्यू एक्स एक्सिस, कंपोनेंट था एक्स डैश, उसके साथ हिट कर दिया। ये था यूनिट वेक्टर अलोंग द न्यू वाई एक्सिस, कंपोनेंट क्या था वाई डैश, उसके साथ हिट किया, प्लस किया, ये बन गया। तो ये सिचुएशन यहाँ बन रही है, ठीक है जी, ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अब हमने देखना है कि क्या इनका आपस में कोई लिंक हो सकता है, किनका, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, बल्कि यूं कहना चाहिए एक्स और वाई जो ओल्ड वाले हैं उनका क्या लिंक हो सकता है विद एक्स एंड डैश वाई डैश न्यू वाले, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वही बात, रटा नहीं लगाएंगे, बकायदा डिराइव करेंगे। ये देखें जी, वो कहता है जी कि आई डैश को भी लिखा जा सकता है k1i प्लस k2j। अब आप कहेंगे जी ये क्या, देखिए मैंने इसलिए प्रूव कराया था कि कोई भी वेक्टर टू डायमेंशन में लिखा जा सकता है x टाइम्स i प्लस y टाइम्स j। ठीक है जी। अब ये x और y तो ओबी के कंपोनेंट्स है ना, जनरल थे। अब मुझे नहीं पता आई डैश के कंपोनेंट्स क्या है, आई डैश के कंपोनेंट्स क्या है, वही तो निकालनी है, वही तो निकालने हैं, ठीक है ना जी, वही निकालने हैं। तो इस तरह से आई डैश भी तो टू डायमेंशन स्पेस का वेक्टर है ना, वो भी लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में है। लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपको कंफ्यूजन होना चाहिए क्योंकि इस कोर्स का प्रीरेक्विजिट लीनियर अलजेब्रा है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे, ये आई और ये जे, ठीक है जी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं k1 k2 लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे मैं x लिखूं y लिखूं, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी जो x y यहाँ पे थे वही यहाँ पे है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम सारी है कि आई हैव टू फाइंड व्हाट इज k1, आई हैव टू फाइंड व्हाट इज k2, और k1 k2 स्केलर्स हैं, ये आपको निकालने पड़ेंगे। और टेक्निक समझ लें, आपको आगे लॉजिक पता लग जाएगी, टेक्निक समझ लें। अगर आपने k1 निकालना है तो k1 के साथ वाला जो वेक्टर है उससे डॉट ले लें, k2 निकालना है तो k2 का साथ वाला जो वेक्टर है उससे डॉट ले लें, और इसकी लॉजिक आपको आराम से समझ आ जाएगी, होपफुली आपको आराम से समझ आ जाएगी। ये फिगर देख लें, फिर बनाई हुई है, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, ये थीटा रोटेशन हुई है काउंटर क्लॉकवाइज, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, थीटा रोटेशन हुई है काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे आई डैश आ रहा है, ये नया यूनिट वेक्टर है। देखें वही आई जब घूम के यहाँ पहुंचा तो आई डैश बन गया, ये जे घूम के यहाँ पहुंचा तो जे डैश बन गया। ठीक है जी। अभी मजीद डायग्राम में नहीं बता रहा, ये रिकॉल करें कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो होता है लेंथ ऑफ द फर्स्ट इनटू लेंथ ऑफ सेकंड टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जहां पे थीटा साहब जो है एंगल है बिटवीन ए एंड बी। ये रफ फिगर बनी हुई है, ये ए बी और ये थीटा उनके दरमियान एंगल है। अगर ए बी यूनिट वेक्टर्स हो
तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। यूनिट वेक्टर्स तो वो होता है जिनका लेंथ 1 होती है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इफ दे आर यूनिट वेक्टर्स देन जस्ट we have to say that the dot product of a and b is just the cosine of the angle between them. अगर ये a और b यूनिट वेक्टर्स हैं then the dot product between a and b is just the cosine of the angle between them. तो ये आ गया जी cos थीटा। और वो इसलिए कि जो a वेक्टर है और जो b वेक्टर है दोनों की लेंथ 1 के बराबर है, दे आर यूनिट वेक्टर्स। एज दे आर यूनिट वेक्टर तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान तो सिंपली होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि ये चीज भी 1 ये चीज भी 1 तो बच गया cos थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की लेंथ 1 है। अच्छा, मैंने आपको पहले ये बताया था कि जब आपने k1 निकालना है ना तो k1 के जो साथ वाला वेक्टर है ना उससे डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब थ्रू आउट डॉट प्रोडक्ट ले लें इस इक्वेशन का i के साथ। तो यहाँ पे देख लें i डैश का डॉट प्रोडक्ट i से लें, ये लिया हुआ है। उसके बाद i का डॉट प्रोडक्ट i से लें, ये लिया हुआ है। j का डॉट प्रोडक्ट i से लें, ये लिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी फ्रॉम 3। अब दिमाग में आ रहा होगा जी यहाँ 3 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बहरल है ये है, यही क्वेश्चन 3 है, ठीक है जी। इसलिए लिखा हुआ है फ्रॉम 3 कि जो थर्ड इक्वेशन है ना उसके अंदर अपने डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों तरफ i के साथ। अब ये आपको पता है i डॉट i क्या चीज़ होगी, वो तो 1 होगा। रीज़न, क्योंकि जब ऊपर भी हमने ये बात की थी कि जब डॉट प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान होता है दैट इज जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और i तो ठहरे यूनिट वेक्टर्स। और अब आपने करना जी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब एक ही वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 डिग्री होता है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो i डॉट i हो गया 1, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ सेकंड 1 इंटू 1 हो गया, कॉस ऑफ 0 1 ये चीज होगी। ये कैसे 0 हो गया, क्योंकि j और i आपस में क्या है 90 डिग्री पे है। तो ये भी वही चीज है कि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और ये डॉट प्रोडक्ट जो होगा जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम कॉस ऑफ 90 डिग्री 0। ये जो चीज आपके पास आ रही है अब ये निकालनी थी आपने, विच इज i डैश डॉट i। ये चीज थी जो कि किसके बराबर थी, k1 के बराबर थी, ये तो बनता। और k1 निकालना था ना, जो मैं कह रहा था ना ये निकालनी थी, असल में k1 निकालना था। तो ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ थीटा। अब ये कैसे आ गया जी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा जो आपके पास आया यहाँ से k1, वो यहाँ से देखें i डैश और i के दरमियान एंगल क्या होगा, ये सिर्फ आपको डायग्राम से पता लगेगा। इसका तो पता था ना कि एक ही वेक्टर का उसके साथ एंगल क्या होगा, इनके दरमियान 90 होता है, लेकिन i डैश और i का क्या होगा ये आपको सिर्फ डायग्राम से पता लगेगा। अब ये है जी i डैश, ये है जी i और एंगल है थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों ठहरे यूनिट वेक्टर्स और उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगा दिस इज जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो वो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास k1 आ गया कॉस ऑफ थीटा। आगे लिखा हुआ है सिमिलरली k2 इज इक्वल टू साइन थीटा चेक। अब ये बेहतर होगा कि आप इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज करें और इसको वाकई में चेक करें, ठीक है जी, इसको चेक करें। और जब आपने k2 निकालना है तो जो k2 के साथ वाला वेक्टर है उससे डॉट लें, तो यहाँ पे तो आ जाएगा j डॉट j, वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा i डॉट j जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा i डैश डॉट j, ध्यान से सुने, i डैश डॉट j, ये है जी i डैश, ये है जी j, और इनके दरमियान एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा है, क्योंकि टोटल एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा है। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये मैंने कर दिया है। और अगर दिमाग से ये भी निकल गया जी कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कॉस ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा, कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा 0 प्लस साइन पाई बाय 2 साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 1 साइन थीटा थीटा, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया, तो ये लिए मैंने आपको बता दिया। अब k2 इसके बराबर आ गया। अब आपने करना क्या है, ये k1 की वैल्यू और k2 की वैल्यू दोनों की दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, k1 यहाँ पे k2 यहाँ पे, k1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये cos थीटा है, ये नजर आ रहा है, k2 sin थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये आ गया जी i डैश की वैल्यू। ठीक हो गया जी, i डैश इसके बराबर आ गया, इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको नोट कर लें। आगे फिर लिखा हुआ है सिमिलरली j डैश इज इक्वल टू दिस। ये मैं फिर कहूंगा कि लेक्चर को अब यहाँ पे पॉज करें और इसको निकालने की कोशिश करें। अब हिंट सुन लें, j डैश को लिखें C1i प्लस C2j, C1 C2 कॉन्स्टेंट्स है, मैं C1 C2 इसलिए कर रहा हूँ ताकि K1 K2 लिखूं तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए। C1i प्लस C2j, और वही वाला आपको करना पड़ेगा सिलसिला कि जब आपने C1 निकालना है तो उसके साथ जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उससे डॉट लेंगे, i से डॉट लेंगे। यहाँ पे देख लें, मैं इधर इंडिकेट करे जा रहा हूँ, लेकिन ये तो आंसर है ना, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0 क्योंकि j डॉट i डॉट i 1, तो C1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा j डैश डॉट i, फिर सुन लें, C1 आ जाएगा j डैश डॉट i,
अब जे डैश डॉट आई क्या चीज है, जे डैश डॉट आई, जे डैश ये है, आई ये है। अब ये टोटल एंगल क्या बनता है, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री और फिर थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो जब आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं यानी आई और जे डैश, तो इनका डॉट लेना है, दैट इज जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड दैट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। और कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तभी यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ रहा है। और कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कैसे होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, कॉस ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 0, फिर माइनस साइन पाई बाय 2 साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 1, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ये ले मैंने ये कर दिया। इसी तरह से अब ये जो C2 है इसको निकालने के लिए दोनों तरफ आप डॉट लेंगे J से। तो J से लेंगे तो I डॉट जे 0, J डॉट जे 1 और J डैश डॉट J। इजी है क्योंकि ये J है, ये J डैश है, और जब इनका डॉट होगा दैट इज जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, जो कि ये लिखा हुआ है। ये ले मैंने सारा कर दिया। वैसे तो मैंने कहा था पॉज करें, वो मैं इसलिए कि पहले ट्राई करें फिर मेरी बात सुने, तब सही समझ आएगा। अब ये आई डैश को जे डैश को नोट डाउन कर लें, अगली स्लाइड पे हमने ये वैल्यूज डायरेक्ट यूज करनी है, इनको नोट डाउन कर लें। हाँ जी, अब ये ओपी वेक्टर साहब है ना, मैंने कहा था ओपी वेक्टर साहब जो है इनकी दो रिप्रेजेंटेशन है, एक ये वाली है जो कि ओल्ड सिस्टम है, एक ये वाली है जो न्यू सिस्टम है। अब हम ये करेंगे, जो आई डैश है ना इसको इससे रिप्लेस करेंगे, लिखा है यूजिंग 4 एंड 5, वही मैंने कहा था नोट कर लें। आई डैश की यही वैल्यू निकली थी, आई डैश अगर आपने नोट किया हुआ है तो देख लीजिएगा आपके पास यही वैल्यू आई डैश की निकली थी। इसी तरह जे डैश की वैल्यू इसके बराबर निकली थी, ये क्वेश्चन 5 है, ये भी देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम ये करेंगे कि ये जो आई है ना इसका कोफिशिएंट सेपरेट कर लेंगे, या आई वाली टर्म सेपरेट कर लेंगे। आई यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है एक्स डैश कॉस ऑफ थीटा विच इज दिस वन, दूसरा है माइनस साइन थीटा वाई डैश विच इज दिस वन। आई ओवरऑल कॉमन है, और दूसरा ये करें कि j की टर्म कॉमन निकाल लें, यहां से आ जाएगा x डैश ऑफ साइन थीटा विच इज दिस वन प्लस y डैश ऑफ कॉस थीटा विच इज दिस वन। अब आप करेंगे ये क्या करे जा रहे हैं, समझ तो आ रहा है, लेकिन क्या करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं कि देखें मैंने कहा था हमने x और y ओल्ड सिस्टम और x डैश y डैश न्यू सिस्टम, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप निकालना है, कोई लिंक निकालना है। ठीक हो गया जी। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ओपी वेक्टर इसके बराबर भी था, इसके बराबर भी था, लेकिन मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये डिफरेंट है, और जिन्होंने जारी बात है लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है ये बेसिस वेक्टर्स डिफरेंट है। यहाँ पे आई और जे है, यहाँ पे आई डैश और जे डैश है, तो मैंने आई डैश को और जे डैश को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। और अब ये भी देख लें, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये भी आई और जे की फॉर्म में आ रहा है। अब देख लें ये वाला वेक्टर आई और जे की फॉर्म में, ये भी आई और जे की फॉर्म में है, दोनों ओपी के बराबर है, तो वो तभी हो सकता है कि यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है एग्जैक्टली वही हो जो ये वाला, यानी कि एक्स। एक्स किसके बराबर होगा, इस सारे के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, लिखा हुआ फ्रॉम स्टार एंड 6, ये 6 है, ये स्टार है। इसी तरह से जो जे के साथ चीज है यानी कि वाई, वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए जो कि जे के साथ यहाँ पर है, क्योंकि दोनों ओपी के बराबर है। तो ये जो वाई साहब है विच इज दिस वन, इसके बराबर आ जाएगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस ऑफ थीटा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये देख लें वर्टिकली लिखा हुआ है एक्स वाई, यहाँ पे वर्टिकल लिखा हुआ है एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ पे देख लें एक्स डैश का जो कोफिशिएंट है कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है, वाई डैश का जो आपके पास कोफिशिएंट है माइनस साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है, एक्स डैश का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे जो वाई डैश का कोफिशिएंट है कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है। ये जो पहला कॉलम है ना इसमें एक्स डैश के कोफिशिएंट्स हैं, ये जो आपके पास दूसरा कॉलम इसमें वाई डैश के कोफिशिएंट्स हैं। इस तरह बेशक दिमाग में ना रखें, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और यहाँ पे पहली एंट्री यहाँ पहली एंट्री, ये बराबर हो गया। अब तो ठीक है ना। अब आप करें दिस रो इनटू दिस कॉलम, एक्स डैश साइन थीटा विच इज दिस वन प्लस वाई डैश कॉस थीटा विच इज दिस वन, और ये लेफ्ट पे वाई। ठीक हो गया जी। अब ये जो चीज आई है ना इसको कहते हैं जी रोटेशन मैट्रिक्स, ये है रोटेशन मैट्रिक्स। अब इसलिए नहीं कि बीच में थीटा इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, दिस इज वन रीजन। सपोज करें अगर यहां पर आपके पास थीटा 0 है, रोटेशन नहीं हो रही, सोचा करें इस तरह से, कॉस ऑफ 0 1, साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 0 0, कॉस ऑफ 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा, यानी एक्स एग्जैक्टली एक्स डैश होगा, वाई एग्जैक्टली वाई डैश होगा व्हेन देयर इज नो रोटेशन, थीटा इज 0।
तो ये रोटेशन मैट्रिक्स बनती है। दिस इज अ रोटेशन मैट्रिक्स इनटू डायमेंशंस, और ये रोटेशन देती है काउंटर क्लॉकवाइज। आप पीछे डायग्राम देखिएगा, हमने इस तरह रोटेट किया था। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान करें, यहाँ पे ये ए है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज करते हैं जी कि आप जो पहली रो होती है उसका पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो उसका दूसरा कॉलम, और इसमें एक शॉर्टकट देख लें, रोटेशन मैट्रिक्स ये वाली। और मैं किसी की बात नहीं कर रहा ना, ये जनरल रूल है। इसका अगर आपने ट्रांसपोज लेना है तो ये माइनस साइन उठा के यहाँ पे ले जाएं, देख लें वही होगा। ये माइनस साइन उठा के यहाँ पे ले जाएं, ये ट्रिक है, ये हुआ नहीं है। असल तरीका ये है कि जो रो है पहली, इसका ये पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो का ये कॉलम बन गया। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos square theta plus sin square theta 1, first row into second column, cos theta into sin theta minus sin theta into cos theta 0। फिर आ जी सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, sin theta into cos theta minus cos theta into sin theta, ये फिर 0। उसके बाद जी सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा जी 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि ये ऐसी मैट्रिक्स है कि उसका ट्रांसपोज उसका इनवर्स है, और ऐसी ही मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो मैंने एग्जांपल कराई आपको, लेकिन ऐसी ही मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसका इनवर्स होता है। ये ली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है with the property A inverse equal to A transpose is said to be orthogonal matrix। अब कहेंगे स्क्वायर कहां से आ गया? भाई देखें, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो ये जो चीज आपके पास आ रही है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसका इनवर्स ही उसका ट्रांसपोज हो, या उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स हो, तो वो कहते हैं जी सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ले जी, ये यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया जी। अब मैंने असल में करवाना था आपको क्वेश्चन नंबर 13 पेज 55, जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर मैं करवा दूं कहेंगे अच्छा सर इसकी कोई एप्लीकेशन पता तो चल नहीं रहा। हालांकि ये पता चल जाएगा कि सब ग्रुप है। ये देखें, वो कहता है चेक ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, ऐसी मैट्रिसेस n क्रॉस n जिनका ट्रांसपोज इनवर्स हो। ये देखें, A ट्रांसपोज इनटू A आइडेंटिटी है, तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मतलब यही है, दो मैट्रिसेस आपस में हिट हो रही है, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, वो तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि A का इनवर्स जो है A ट्रांसपोज है, यानी A ट्रांसपोज इज A इनवर्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का केस है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का केस है। तो वो कहता है कि सारी की सारी n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट कि उनका ट्रांसपोज भी उनका इनवर्स हो, वो प्रूव करें कि सब ग्रुप होगा किसका? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस। मैंने ये कहा था कि जब भी सब ग्रुप प्रूव करना है, ग्रुप दिया हुआ होगा। अब अगर जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो अपनी ग्रेडेड असाइनमेंट के अंदर भी इसको प्रूव किया है, ग्रेडेड असाइनमेंट के अंदर भी, कि हाँ ये आपके पास ग्रुप बनता है जो कि सारी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है उनको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं दे देता हूँ ये रेफरेंस। और रेफरेंस आपका कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जी लेक्चर नंबर 5 स्लाइड 8। वहां मैंने किया नहीं हुआ, लेकिन जुबानी डिटेल में बताया था कि आप मेरी बात सुन के भी कर सकते हैं। बकायदा मैंने वहां बताया था ये कैसे प्रूव करना है कि ऑल n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है। वो है जी लेक्चर नंबर 5 स्लाइड नंबर 8। ठीक है जी, ये प्रूव करना है। ये जी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक हो गया जी। ये है जी सोल्यूशन। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाली चीज आ रही है जो सोल्यूशन आपने करना है। देखिए, मैं फिर वही वाली बात करूंगा, अगर लेक्चर नंबर 5 क्लियर नहीं है तो ये बिल्कुल मेहनत कराना फजूल है। अब मुझे बार बार नहीं करना चाहिए, उम्मीद है कि वो पता लग गया होगा कि जब भी सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो एलिमेंट्स लेने हैं, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड जो आपके पास है उसमें जाना चाहिए। और उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कह रहा हूँ जी इनवर्स उसमें जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, पहले एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है दूसरे के इनवर्स के साथ वो उसमें जा रहा है। और वो कैसे सब ग्रुप बनता है, सी लेक्चर नंबर 5। अब यहाँ पे आपके पास वो वाली मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रांसपोज ही उनका इनवर्स है, ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक हो गया जी। अब आपने करना है कि जी ये जो सेट है ना जिसमें सारी वो वाली मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जिनमें ट्रांसपोज इनवर्स है, उसमें से दो एलिमेंट पिक करें, एक ए ले लें एक बी ले लें। अब आपने प्रूव करना है कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें चला जाए। फिर सुने, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें चला जाए। और यहाँ पे जो मैं टाइम्स कह रहा हूँ वाकई वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है। ये कब जाएगा? देखिए कोई मुश्किल नहीं है, ये तब जाएगा अगर इसका ट्रांसपोज भी इसका इनवर्स होगा। अब आप कहेंगे ये क्या बोल दिया, और भाई उसमें मैट्रिसेस ही ऐसी हैं जिनका ट्रांसपोज उनका इनवर्स है, तो इसमें कोई मुश्किल है समझना? सारी वही मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रांसपोज भी उनका इनवर्स है, और मैंने तो आपको डिराइव भी करके दिखा दिया रोटेशन मैट्रिक्स। अब तो मसला ही नहीं है। वही मैं कहता कि अगर मैं ये क्वेश्चन करा देता और फिर कहते अच्छा जी हो तो गया इसकी एप्लीकेशन की, अब तो क्लियर कट एप्लीकेशन नजर आएगी। थोड़ी मैं बात भी करूंगा, आपको वैसे ही नजर आ जानी चाहिए कि अब इसका क्या मतलब है कि भाई ये तो आपके पास बाकायदा एक ग्रुप है, सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज इनवर्स है, ये वाली चीज।
तो बहरहाल इसको देखते हो, कहता है ए ट्रांसपोज जब ए इनवर्स है तो दो एलिमेंट्स वहां से पिक करें। अब आपने प्रूव करना है फर्स्ट एलिमेंट टाइम इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाता है। उसका तरीकेकार क्या होगा, वो तब जाएगा अगर इसका भी ट्रांसपोज इसी के इनवर्स के बराबर होगा। ये देखें, इसका भी ट्रांसपोज इसी के इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स ही हुए हैं जिनका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर है। अब ये सारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, ये ग्रुप 3 का नहीं है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं जी ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट। फिर देख लें, ट्रांसपोज लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट। और बी इनवर्स ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। अब आप कहेंगे सर रटे लगवा रहे हैं, नो, देखें ये सारी लीनियर अलजेब्रा की है। अगर मैं कहूँगा वहां जाके देखें तो हो सकता है फिर आप रटाई लगाएं, इसको आराम से अप्रूव कर सकते हैं। ये देखें, इनवर्स प्रूफ करने की जो टेक्निक होती है, इनवर्स का जरा साइन छोड़ दिया करें, ये छोड़ देंगे तो बी ट्रांसपोज है। अब बी ट्रांसपोज को इसके साथ हिट करें, इसके साथ नहीं, बी इनवर्स ट्रांसपोज के साथ हिट करें। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका मतलब है कि बी ट्रांसपोज का इनवर्स इसके बराबर है। फिर सुने पे आप ये करें कि इनवर्स का निशान छोड़ दें और उसके बाद ये करें कि बी ट्रांसपोज को इससे हिट करें, करके देख लें। ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज, लेफ्ट से करें या राइट से करें, मैं लेफ्ट से करता हूं, बी ट्रांसपोज इनटू बी इनवर्स ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा बी इनवर्स बी होल ट्रांसपोज। ये बन जाएगा आइडेंटिटी ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो गया। और ये देखिए मैंने प्रूफ कर दिया। तो इनवर्स का ट्रांसपोज जो होता है वो ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। अब इस पे क्या करें ये देख लें, लेकिन ये तो हमें पता था कि बी जो है उसी सेट में से आ रहा है जिसमें हर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि बी ट्रांसपोज हो गया बी इनवर्स। फिर सुन लें, ए और बी ऐसे सेट में से आ रहे थे जिसमें हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसका इनवर्स है, तो बी ट्रांसपोज को मैं बी इनवर्स लिख सकता हूं। अब इस पे इनवर्स का फार्मूला लगाएं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे से क्या मुराद है, इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनता है, इनवर्स का फार्मूला कैसे आता है, इनवर्स ऑफ द सेकंड यानी कि ये वाला इनटू इनवर्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा हुआ है ए बी इनवर्स होल इनवर्स। तो ये वाली चीज जो आपके पास बनती है ये ए बी इनवर्स होल इनवर्स बनता है, इनवर्स ऑफ द सेकंड टाइम्स इनवर्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक हो गया जी, आपने प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है, ए बी इनवर्स इनवर्स के बराबर है, यानी कि इसका ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है। तो देख लें, ये बार बार सुन लें, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ए और बी दो में से लिए एलिमेंट्स ऐसे सेट में से जिसमें सारी की सारी मैट्रिसेस ऐसी हैं कि इन्वर्टेबल हैं लेकिन उनका ट्रांसपोज ही उनका इनवर्स है, तो आपने ए बी इनवर्स का ट्रांसपोज भी प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स का इनवर्स है। तो ए बी इनवर्स चला गया इस सेट में, इस सेट में चला गया, ये लिखा है विच कंप्लीट्स द प्रूफ, इसका मतलब ए बी इनवर्स उसमें चला गया। अब मैंने डिटेल क्यों नहीं दी, डिटेल इसलिए नहीं की थी कि ये आपका टॉपिक असल में लेक्चर नंबर 5 से शुरू हुआ है, इसलिए डिटेल नहीं दी, लेकिन मैं जुबानी तो बोल रहा हूँ, आप लिख लिया करें। इससे ये पता लगता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू दिस सेट इन विच ऑल द मैट्रिसेस आर इन्वर्टेबल सच दैट देयर ट्रांसपोज इज देयर इनवर्स। ये ले बोल दिया मैंने, आगे नोट पढ़े। अब आप कहते हैं अच्छा जी, अब देखें, अब मैं ये भी लिखवा के सिर्फ यहां तक करवा सकता था, ये सारा लेक्चर हो जाता आपका। इन एडिशन टू दैट जो हमने शुरू में प्रूव किया था जी कि वो इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स जो होता है वो सब ग्रुप ही होता है। ये है जी इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि वो आपने देख लिया है कि एक ऐसी मैट्रिक्स भी होती है जो कि रोटेशन मैट्रिक्स होती है, रोटेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसका इनवर्स ही होता है। कहता है अगर n2 है यानी कि 2x2 मैट्रिसेस, वो कहता है if n is equal to all the matrices of the form, ये निकाली है ना अभी, ये होगी all the matrices of the form, then this set is also called the two dimensional rotation group। ग्रुप तो आपने प्रूव कर ही दिया है, क्योंकि ये मैट्रिक्स भी वही है जिसका ट्रांसपोज का इनवर्स होता है, टू डिमेंशनल रोटेशन ग्रुप, क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन की ही बात की थी और हम कहीं नहीं गए थे। इसके अलावा इसको प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप भी कहते हैं। अब आप ये पता लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रॉपर इसलिए कि ये अब सिर्फ रोटेशन दे रही है, ये सिर्फ रोटेशन दे रही है। अब दिमाग में आ सकता है कुछ और भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, वो मैंने आपको नहीं करवाई क्योंकि जारी पता कि इतना टाइम नहीं है, वो मैंने आपको नहीं करवाई। लेकिन जस्ट रोटेशन हो तो होता है प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप। और ये मैंने इसलिए करवा दिया कि जब मैंने आपको कहा था कि हमने ग्रुप 3 पढ़ी थी, उसके बाद हमें कहा गया था अच्छा जी ऑर्थोगोनल ग्रुप्स पढ़े, हमने कहा था जी नहीं पढ़े। तो ये तो है प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप जिसमें वो वाली मैट्रिक्स हैं जो रोटेशन दे रही हैं, और ऑर्डर 2 का ये ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है प्रॉपर ऑर्थोगोनल मींस के डिटरमिनेंट स्ट्रिक्टली +1 है। देखिए -1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, अगर ये कंडीशन हो तो -1 भी हो सकता है। अब जिन लोगों ने मेरे साथ लीनियर अलजेब्रा पढ़ा उनको तो पता है, लेकिन बहरहाल +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। जब जस्ट +1 हो तो वो होता है प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप। और ये होता है आपके पास क्या सिलसिला, जब आपके पास मैट्रिसेस क्या दे रही होती है, रोटेशन। वो सारा मैंने आपको करवा दिया, लिखा है फॉर ऑल ए इन द सेट, ये चीज है। अब फिर वही बात, अच्छा जी चलो हमने इसको ग्रुप प्रूफ कर दिया, पता क्या लग रहा है इससे, भाई बड़ा कुछ पता लग रहा है।
वही वाली बात है ना, मसला सारा ये कि सिर्फ वहां तक नहीं सोचना चाहिए जहां तक टीचर बता दे, थोड़ा आगे भी सोच लेना चाहिए। इतना ना सोचें कि कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जरा इंटरेस्ट तो पैदा हो जाए कि सर एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अब इस चक्कर में पड़ जाए कि एप्लीकेशन क्या है, फिर तो पता लगेगा हमने पूरे सेमेस्टर में 3 या 4 सॉल्व कराए, बाकी एप्लीकेशन कराइए। एप्लीकेशन आपको आ जाएगी, कहीं और मिल जाएगी, लेकिन बेसिक थ्योरी तो अंडरस्टैंड करें ना। अब आपने प्रूव कर दिया ना कि ऐसी मैट्रिसेस जिनका के ट्रांसपोज इनकन्वर्स है वो ग्रुप बनती हैं। वैसे सब ग्रुप लिखा है तो ग्रुप तो बनती हैं, क्योंकि सब ग्रुप भी ग्रुप होता है। मजीद मैंने यहाँ बता दिया है कि वो सिर्फ आपके पास ये मैट्रिसेस नहीं है, वो रोटेशन मैट्रिसेस हैं। ठीक है जी, जिनका डिटर्मिनेंट +1 है। -1 वाले की मैं बात नहीं कर रहा, +1 वाले का जो डिटर्मिनेंट है, जिसका डिटर्मिनेंट +1 है, जिनकी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की +1 आती है, वो रोटेशन देती है। ठीक है जी। अब अगर ये ग्रुप है तो इससे क्या पता लगता है, मजीद क्या पता लगता है, रोटेशन मैट्रिसेस ग्रुप बना रही है, इससे क्या पता लगता है। आए अगली स्लाइड पे देखते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये सोल्यूशन बताया जा रहा है इसका। ठीक है जी, ये एरो भी है लेकिन ये सोल्यूशन आपके नोट्स में तो था ना एरो। ये है जी इंपॉर्टेंट नोट्स। प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप जो अभी आपने प्रूव किया ऑर्डर 2 में, वो कहता है बाइनरी ऑपरेशन मींस। अब ऑर्डर 2 मैंने इसलिए लिखा है कि ऑर्डर 3, 4, 5 उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, उनके लिए भी ये बात बन जाएगी, उनके लिए भी ये बात बन जाएगी, लेकिन फिलहाल ऑर्डर 2 का आपने पढ़ा है ना, क्योंकि मैट्रिसेस ऑर्डर 2 की, इसलिए मैं लिखा ऑर्डर 2। बाइनरी ऑपरेशन मींस दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रोटेशंस अगेन अ रोटेशन। ये तो कोई मसला नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ दो रोटेशंस अगेन अ रोटेशन, ये तो लेमैन को बता सकते हैं। अच्छा जी, ये वेक्टर है, रोटेट करके अच्छे पहुंचा, फिर पहुंचा, तो यहाँ पे देख लें, डायरेक्ट भी तो यहाँ जा सकता था। पहले रोटेट θ1 पे हुआ है, फिर θ2, तो θ1 प्लस θ2 भी रोटेशन ही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रोटेशंस अगेन अ रोटेशन, ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन। ये मैंने बातों में किया है, बातों बातों में किया है, क्योंकि अब वैसे आप इसको ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं या सब ग्रुप। वैसे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे θ1 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 ले लें, एक और मैट्रिक्स लें θ2 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 θ2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी ही शक्ल बनेगी, लेकिन एंगल आ जाएगा θ1 प्लस θ2, वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। ये मैंने बड़ा क्विक बताया, लेकिन होगा ऐसा ही। ठीक हो गया जी। तो ये चीज आपके पास आ गई। आगे कहता है जी एसोसिएटिव लॉ मींस दैट इन 3 रोटेशंस, हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, लेकिन कहता है कि 3 रोटेशंस हो रही हैं, θ1 θ2 θ3। इसमें पहली ये वाली 2 कर लें फिर इसको कर लें, या पहली ये वाली 2 कर लें फिर इसको कर लें, वही है। कहता है θ1 θ2 कुड बी परफॉर्म फर्स्ट और θ2 θ3 कुड बी परफॉर्म फर्स्ट, वही वाली बात है। ठीक हो गया। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा जब रोटेशन नहीं हो रही। कह रहे हैं लॉ जी, एक तरफ कह रहे हैं जी रोटेशन है, एक तरफ रोटेशन नहीं हो रही। भाई जब नहीं हो रही तो θ0 है, θ0 भी तो हो सकता है, 0 डिग्री नहीं होता। तो ये आपके पास बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, cos 0 1, sin 0 0, -0 पे 0 होता है, sin 0 0, cos 0 1। तो ये बनता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो प्योर मैथमेटिकली पता है। और ये पता लगा कि ये भी रोटेशन मैट्रिक्स है। ये वो रोटेशन होती है जब θ0 होता है, रोटेशन नहीं हो रही होती। आइडेंटिटी कैसे होगी, जिससे मर्जी हिट करें, मैट्रिक्स में फर्क ही नहीं आएगा। और ये तो पता ही आपको, इनवर्स तो आ ही रहे, उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स अगर आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, तो इसका जो आपके पास ट्रांसपोज होगा या जो इसका इनवर्स होगा, जो मैंने कहा था ये माइनस साइन यहाँ पे ले जाएं, या ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसका कॉलम, ये जो आपके पास सेकंड रो इसका कॉलम, ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगी। देखें कितनी ज्यादा एप्लीकेशन है, हालांकि बड़ी बेसिक बताई है। बाइनरी ऑपरेशन की भी सेंस बनती है, 2 रोटेशंस कंबाइन होकर रोटेशन बन रही है। एसोसिएटिव लॉ की भी सेंस बनती है, 3 रोटेशन, पहली 2 जो मर्जी कर लें, फर्स्ट 2 कर लें या सेकंड थर्ड कर लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रोटेशन बनती है, जिसमें एक्चुअली रोटेशन हो नहीं रही, θ0 है। और इनवर्स से मुराद है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, जो उसका इनवर्स होगा वो क्लॉकवाइज देगा। आप कहेंगे सर ये क्या, देखें ये तो मैंने बताया था आपको, ये तो आपने किया था, इसको आप चेक कर लिया करें ना, मैं बताऊं या ना बताऊं चेक कर लिया करें। देखें मैं सिंपल सी एग्जांपल देने लगा हूं, ध्यान से सुन लें, बेशक साथ के साथ आप इसको नोट भी कर लें, ध्यान से सुन लें और साथ के साथ नोट भी कर लें। आप ये करें, इस मैट्रिक्स को 1 0 से मल्टीप्लाई करें, वो आपका यूनिट वेक्टर 1 0, उससे करें मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा cos थीटा sin थीटा। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो cos थीटा, और फिर सेकंड रो को जब इसी कॉलम से करेंगे तो sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अब थीटा बेशक π/4 ले लें, एग्जांपल दे रहा हूं। और आपको पता है कि cos π/4 sin π/4 जो होता है 1/√2 होता है, आंसर आ जाएगा 1/√2 1/√2। यानी कि जो आपके पास यूनिट वेक्टर था 1 0 घूम के पहुंच गया 1/√2 1/√2 आफ्टर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इज इक्वल टू π/4। अच्छा अब ये करें कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, इसको भी 1 0 से मल्टीप्लाई करें,
इस मैट्रिक्स को भी 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, कॉलम ही फर्स्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऊपर cos थीटा नीचे माइनस साइन थीटा, ऊपर cos थीटा नीचे माइनस साइन थीटा। अब अगर थीटा को π/4 करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, यानी कि वेक्टर साहब यहाँ पे थे, नीचे चले गए घूम के, मतलब कि यहाँ पे थे ना, यहाँ घूम के चले गए थ्रू एन एंगल π/4, लेकिन कौन सा होगा वो, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंगल तो वैसे भी नेगेटिव लिया जाता है, चलें उसकी डिटेल मैं नहीं देता, लेकिन इसी वजह से आपके पास आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2। एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास जो है पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो रोटेशन नीचे को हुई है, यानी कि क्लॉकवाइज हुई है। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज की लॉजिक दूं, बिल्कुल भी रटाना हो और एक एक चीज की आपको समझ आ जाए, बेशक जिस हद तक यहाँ पर आ जाए, क्योंकि रोटेशन मैट्रिक्स तो खुद फुल फ्लैज बहुत बड़ा एक टॉपिक है। और ये मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं वो रोटेशन मैट्रिक्स यूज करते हैं, जो लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं वो रोटेशन मैट्रिक्स यूज करते हैं। और लोग यही कहते रहते हैं मैथ्स की एप्लीकेशन क्या है, मैथ्स की एप्लीकेशन क्या है। वो भाई बेसिक्स तो समझे ना, एप्लीकेशन खुद ही नजर आ जाएगी, डेफिनेटली नजर आ जाएगी। जो रटे लगाएगा उसको समझ नहीं आ सकती, जो कहता है बस फार्मूला बताओ प्रूफ कराओ, उसको नहीं नजर आ सकती। वो आ भी जाएगी ना तो बस वो नाम की होगी, वेरी सॉरी टू से नाम की होगी, क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता होगी, पता ही नहीं होगा कि डेवलप कैसे हुआ सारा कुछ। ये लें जी, इसके साथ ही कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये लें जी, लेक्चर नंबर 8 एंड हो गया, गुड बाय हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 9 में। अल्लाह हाफिज।